सभी साथियों से अनुरोध है, एक बार शेयर करते रहेंगे। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी तो बताइए। विनय पटेल जी नमस्कार भैया। राम जी राधे राधे भाई, शेयर कर दीजिए। शेयर करते रहिए। सभी साथियों से अनुरोध है कि शेयर करते रहें लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक लोग जुड़ जाएं। फिर मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। और अभी जितने भी साथी जुड़े हैं, जिनके जो भी सवाल हों, अभी से टाइप करना चालू कर दीजिए, जिससे मैं आपके जवाब दे सकूं समय। और अभी मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार बताएंगे कोई, अगर नहीं आ रही होगी तो बताएंगे। देखिए, ये जो लाइव मैंने बनाया है, ये कोर्ट में अब तक जो भी हुआ, मैं 2-3 दिन से लाइव नहीं आ पाया, जब से सुनवाई हुई है। दरअसल मैं लखनऊ में, उसके बाद भी हियरिंग होने के बाद कुछ काम हैं जो इस केस में इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए भाग रहा था और नहीं लाइव आ पाया था। जो भी साथी वेट कर रहे थे लाइव का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार शेयर कर देंगे, फिर हम लोग बात को शुरू करते हैं। आगे केस को कैसे लड़ना है, किस तरीके से क्या रणनीतियाँ बननी है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। शेयर करते रहेंगे एक बार, क्योंकि अभी तक लोग नहीं जुड़ पाए हैं, जो संख्या होनी चाहिए नहीं जुड़ पाई है। सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। देखिए, केस जो हमारा अभी चल रहा है, बहुत ही नाजुक मोड पे चल रहा है। अब सभी लोग देख ही रहे होंगे, अंतिम पड़ाव पे चल रहा है। और उसमें कुछ चीज़ें अभी जो हम लोगों को बाद में फाइलिंग करनी थी केस को देखते हुए, उनके लिए, और उसके बाद और क्या चीज़ें हम लोगों को रखनी है कोर्ट के सामने, और क्या किस तरीके से रखनी है, किस किस को लाकर रखनी है, उन सब चीज़ों में अभी थोड़ा व्यस्त था। अभी आज फ्री हुआ हूँ, अभी भी मैं एडवोकेट से मिलकर आया हूँ, तो उन सब चीज़ों को हम लोग रखेंगे अभी, और विस्तृत जानकारी इसके बारे में आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है। शेयर करते रहेंगे साथ में, क्योंकि अभी तक संख्या नहीं हो पाई है, शायद शेयर नहीं कर रहा है। विनय पटेल जी लिख रहे हैं, आईए के माध्यम से कोई सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन नहीं मिल सकता है क्या? मैं अभी सबके जवाब दूंगा आपके, ठीक है। देखिए, जो फिलहाल हम लोग अपने पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, उस दिन जो भी हाई कोर्ट में हुआ, आप सब लोगों को एक बार मैंने सभी को लाइव के माध्यम से बताया था। राहुल भाई भी लाइव आए थे, मैं भी लाइव आया था एक ही बार में। तो उस दिन जो भी शुरुआत हुई थी, वो संदीप दीक्षित जी के द्वारा हुई थी। माननीय कोर्ट को और जज साहब को वो अगले 5 मिनट के अंदर मैटर को समझा ले गए थे। मैटर को समझाने के बाद संदीप दीक्षित जी ने अपना कंटेंशन नोट किया वहाँ पे, कि मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आई एम द सिलेक्टेड पर्सन इन 6800, तो मेरी ज्वाइनिंग
क्यों डिले की जा रही है, एंड द पीपल हु आर सिटिंग एट द प्लेस ऑफ आर 6800 पीपल आर सिटिंग देयर एंड गेटिंग सैलरीज, एंड वाई वी आर वेटिंग आउटसाइड, सिंपल। तो उनका कहना था कि जब तक हम लोगों को, चाहे आप इंटरिम के थ्रू कीजिए या कैसे भी कीजिए, वी शुड बी अपॉइंटेड एज सून एज पॉसिबल बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर लास्ट 11 months। ठीक है, सब चीज़ों को जब संदीप जी बोल रहे थे, सो संजय भसीन जी हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे थे उनका, और सभी चीज़ों को सुनते हुए जब जज साहब ने ये बोला कि ठीक है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं मैटर, मुझे जो समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से 6800 को इंटरिम रिलीफ दे देना चाहिए और केस को आगे चलने देते हैं, जिसको जो फाइनल केस होगा, फाइनल ऑर्डर, सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर सबके लिए हो जाएगा। इस पर जैसे ही उन्होंने बोला तो जनरल के जो वकील थे, 4 वकील जनरल की तरफ से अपीयर हुए थे उस दिन। HS परिहार जी थे, प्रशांत चंद्रा जी थे, और उसके बाद असित चतुर्वेदी और अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी एज यूजुअल जो आते हैं। ये चारों के चारों वकील वहाँ पर टूट कर गिर पड़े, चिल्लाने लगे कोर्ट में, और उन्होंने बोला कि देखिए सर, हमने सिर्फ और सिर्फ 6800 को ही चैलेंज नहीं किया, यहाँ पे हमने पूरी होल प्रोसेस को, 69,000 का जो भी होल प्रोसेस है पूरे को पूरा चैलेंज किया है। तो यहाँ पे ये देखना आपको पड़ेगा कि द प्रोसेस ऑफ 69,000 वैकेंसीज इज ओके और नॉट, उसमें 6800 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। आप इस तरीके से इंटरिम रिलीफ नहीं दे सकते हैं। जब चारों लोग वहाँ पे टूट के गिरे तो जज साहब थोड़ा शांत हुए, उन्होंने बोला ठीक है आप आइए नेक्स्ट, क्योंकि मैटर आपका संजीदा है और हम लोग रेगुलर सुनते हैं इसको और ख़त्म करते हैं। तो वो 11 तारीख को लगा रहे थे, क्योंकि संदीप जी ने इस तरह की बहस की थी कि देखिए इसमें, उन्होंने जब समझा रहे थे जज साहब को, तो उन्होंने बताया जज साहब को कि 4 कैटेगरी के लोग हैं इसमें। एक हैं जनरल कैटेगरी के जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन को चैलेंज कर रहे हैं, दूसरे हैं हम 6800 लोग, और तीसरे हैं 1356 यानी कि 15,000 की मांग करने वाले लोग, एंड फोर्थ वन है भारती पटेल टाइप के लोग। उन्होंने इस तरह को समझाया था। तो अगर 1 by 1 सभी कैटेगरी को सुनेंगे तो ईजी होगा, क्योंकि ये सब के सब ऐसे लोग हैं जो 6800 को चैलेंज कर रहे हैं, एंड आई हैव टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम 1 by 1। तो उन्होंने बताया कि हाँ नहीं, सही बात है आपकी, तो हम लोग एक काम करते हैं, डे टू डे हियरिंग करते हैं या फिर टाइम लेके हियरिंग करते हैं इसकी। तो नेक्स्ट संजय भसीन जी बोले कि ठीक है, आप हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, उसके लिए कैटेगरी एंड ऑल सब कुछ हम आपको बना के दे देंगे, 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। तो 11 तारीख को डेट सुनिश्चित की गई थी, लेकिन एंड में फिर ये हुआ कि ये जो केस है 4 बजे लगाने के बाद फाइनल नहीं हो सकता। 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा सुनवाई होगी, उसमें ये केस फाइनल नहीं हो सकता है, इसको टाइम चाहिए। तो उनको बताया गया कि इसको इस तरीके से लगाइए जिससे कि हमें टाइम मिल सके बहस करने के लिए। तो उन्होंने देखा कैलेंडर एंड देन सेड कि ठीक है, फिर नेक्स्ट मंडे को लगाते हैं, नेक्स्ट मंडे से सुनते हैं मैटर को। ये तो हुआ था वहाँ पे कोर्ट में। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि हमारी तरफ से संदीप दीक्षित ही बहस करते हुए नजर आए थे उस दिन, और संजय भसीन जी उनका सपोर्ट कर रहे थे, दैट्स ऑल। जैसे ही संदीप दीक्षित जी ने उनको आउट स्टेट करने की बात की तो संजय भसीन वहाँ पे चुप हो गए थे, वहाँ पे उनका कोई रिएक्शन नहीं था। रादर देन कि जो हमारे अपने वकील हैं जो 6800 के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, चाहे वो LP मिश्रा जी हों, चाहे राकेश चौधरी जी हों, और चाहे XYZ कोई और भी हों, जो 6800 की बात रखने के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे, दे वर साइलेंट, इवन दे वर नॉट सेइंग एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। तो कहने का मैटर ये है कि जहाँ पे इंटरिम रिलीफ की बात आई थी, जहाँ पे इंटरिम रिलीफ की ये बात आई, जो जनरल के चारों वकील टूटकर गिर पड़े थे, वहाँ पे चिल्लाने लगे थे कि नहीं, इंटरिम रिलीफ नहीं हो सकता है। जहाँ इंटरिम रिलीफ देने की बात आई तो हमारे भी सभी वकीलों को सेम इसी आवाज़ में बोलना चाहिए था, एक अकेले संदीप दीक्षित को नहीं, बाकी सभी को बोलना चाहिए था। एंड नाउ अभी एक भाई साहब का मैं ऑडियो सुन रहा था जो हमारे दूसरे टीम के सदस्य हैं, एंड वो बोल रहे हैं कि पहला पॉइंट उन्होंने बोला है, मैं उनका पॉइंट वाइज रिप्लाई कर देता हूँ
वो बोल रहे हैं कि हमें संदीप दीक्षित ने ऐसा बोला है कि पहले मेरी बहस होने दीजिए, देन ऑल किसी की भी। तो मुझे नहीं पता आप संदीप दीक्षित को कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, एंड मैं पिछले कई डेटों से उनको हायर करते हुए आ रहा हूँ, और आपने जब हायर किया था उसमें भी मैं ब्रीफिंग में रहा था। आज तक संदीप दीक्षित ने मुझसे नहीं कहा इस तरह का कुछ भी। दूसरी चीज़ ये होती है, जो आप जो कह रहे हैं कि पहले एक वकील बोलेगा देन दूसरा बोलेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये जब मेरिट की बहस हो रही होती है, फाइनल आर्गूमेंट जब हो रहे होते हैं, उस टाइम पे 1 बाय 1 बोलना होता है। यहाँ पे जब इंटरिम रिलीफ की बात आएगी, वहां पे भी आप नहीं बोलोगे। इट मीन्स यू आर नथिंग टू से, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे, इट मीन्स कि आप 6800 का फेवर नहीं कर रहे हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं 1 बाय 1 जो जिसकी बात की है उन्होंने, 1 बाय 1 मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहस जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है मेरिट बेस्ड बहस और एक होती है कंटेंशन। आप इस तरीके से नोट करा, मेरिट बेस्ड बहस जब होती है, मेरिट बेस्ड बहस में आपको वो आर्गूमेंट रिपीट नहीं करने होते हैं जो दूसरा वकील रिपीट कर चुका होता है। वहां पे उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड यू आर सेइंग कि जब वो डॉक्टर साहब बोलेंगे तो किसी भी वकील की हिम्मत नहीं है कि बोल नहीं सके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझिए। संदीप दीक्षित जी डेजिग्नेटेड सीनियर हैं, डॉक्टर LP मिश्रा डेजिग्नेटेड सीनियर नहीं है, नहीं है अभी तक, वेदर उनके कुछ भी रीजन रहे हो। टॉप मोस्ट सीनियर बोलना या बहुत टॉप मोस्ट सीनियर बोलना, इस तरह की कोई पोस्ट नहीं होती है हाई कोर्ट के अंदर। एडवोकेट होता है, उसके बाद सीनियर एडवोकेट होता है। एडवोकेट सीनियर एडवोकेट की बात को नहीं काटता है, ये रूल्स होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि LP मिश्रा साहब बोलेंगे और वो नहीं बोल पाएंगे संदीप दीक्षित। इवन ये होता है कि जब संदीप दीक्षित जी बोलेंगे, डॉक्टर साहब नहीं बोल सकते उनके सामने, बिकॉज वो डेजिग्नेटेड सीनियर हैं। डॉक्टर साहब डेजिग्नेटेड सीनियर नहीं है। क्या रीजन रहे नहीं बन पाए डेजिग्नेटेड सीनियर, वो अलग होंगे उनके। लेकिन अगर मैं कोर्ट की लैंग्वेज में बात करूं तो वो डेजिग्नेटेड सीनियर नहीं है, सिंपल। जनरल के चारों वकील एक साथ टूट के गिर सकते हैं, आपकी इंटरिम रिलीफ को खारिज करवा लेते हैं, और आपके वकील बोलते तक नहीं है। कहीं तो दिक्कत है। मैंने आप सभी से यही बात बोली थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने हमारे फेवर में डॉक्टर साहब आ रहे हैं या चौधरी साहब आ रहे हैं। मैं हमेशा ये नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ कि हमारे फेवर में नहीं आ रहा है कोई संदीप दीक्षित के अलावा, और मैं उसी तरह की ब्रीफिंग करता हूँ। आज तक संदीप दीक्षित साहब ने ये नहीं बोला कि आप मेरी कंटेंशन नोट करवाइए बाद में उनको बुलवाइए, ऐसा कभी नहीं बोला। इवन जब पिछली बहस में वो नहीं बोले थे, तब हमने फिर से बोला था। उस दिन संदीप दीक्षित जी हम पर गुस्सा हो रहे थे। आप तो बोलते हो कि आपके 4 वकील हैं, वहां पे तो एक भी बोलने वाला नहीं होता, मैं अकेला खड़ा होता हूं, ये शब्द थे उनके। कहां से आप बातें लेके आते हो पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता है। आप अगर वास्तव में हितैषी हैं। अच्छा, दूसरी चीज एक और बताइए, आप 6800 के अगर फेवर में हैं, आपको नहीं पता कि संदीप दीक्षित जी को लाने के लिए पैसा लगता है? आपके पास पैसा आ गया, संदीप दीक्षित को लाने के लिए पैसा नहीं लगता है क्या? आपने जब पैसा मांगा तो आयोग टीम ने सपोर्ट किया। जब आयोग टीम को पैसे की जरूरत है, देन यू आर नॉट सपोर्टिंग एट ऑल। आपने एक बार भी नहीं बोला कि संदीप दीक्षित को लाने के लिए पैसे की जरूरत है, जबकि तुम भी अच्छे से जानते हो, तुम्हारे साथ जाने वाले भी अच्छे से जानते हैं कि संदीप दीक्षित से बेस्ट अभी 6800 के फेवर में कोई भी वकील नहीं है। एंड इवन आफ्टर दैट यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट हिम, यू आर नॉट सेइंग टू कलेक्टिंग मनी फॉर हिम। तो आप 6800 के फेवर में हैं या नहीं है, इस बात की जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी। एक्सक्यूजेस मत दीजिए, एक्सक्यूजेस का टाइम नहीं है कि हमने इस तरह वो बहस नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो बोलेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके घर की चौपाल नहीं है कि बड़े पापा बोलेंगे तो छोटे पापा नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे फला, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे हर एक वकील अपनी अपनी पिटीशन पे खड़ा होता है, एंड
ही हैज टू राइट टू से अबाउट हिज पिटिशन, और जज साहब को सुनना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते अच्छा उनके चारों वकील एक साथ बोल सकते हैं और आपके वकील नहीं बोल सकते एक सुर में, क्यों नहीं बोल सकते हैं भाई? ये गलत है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं। दूसरी चीज, एक और बात बोली गई थी कि संदीप दीक्षित जी फुल पेड नहीं होते हैं, एंड ही वाज आस्किंग फॉर 10 डेट्स फॉर 15 लाख। यार एक बात बताइए, संदीप दीक्षित जी को हम लोग हायर करके लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं, तो आप दिमाग क्यों लगा रहे हो इस चीजों में? अगर हम पैसे मांग रहे हैं, हमने कोई अमाउंट बताया कि इतना पैसा दीजिए एंड संदीप दीक्षित को फुल पेड हम करेंगे, तो हमें दिमाग लगाने दीजिए ना। आप क्यों दिमाग लगा रहे हो उसमें? ये हमारी जिम्मेदारी है फुल पेड करना, होते हैं नहीं होते हैं आपको उससे क्या लेना देना? हमारी जिम्मेदारी है उनको फुल पेड करना। हमारे क्या रिलेशंस हैं क्या नहीं रिलेशंस हैं, यू हैव टू नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। संदीप दीक्षित को फुल पेड हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, नॉट योर्स। जब हम उनके लिए पैसा मांग रहे हैं फुल पेड करने के लिए, तो हम उनको फुल पेड करेंगे, उतना पैसा आएगा तो जितना हम पैसा बता रहे हैं। दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते, और जो बात बोलते हैं वो आपके सामने करके दिखाई है। आप मुझे बता दीजिए ये बात आपने गलत बोली थी, कोई भी बता दे कि ये बात गलत बोली थी हमने और वो गलत निकली हो, लेकिन सामने से हजारों बातें गलत बोली गई होंगे। एवरीबडी नोज दैट। कहने का मतलब, मैं यहाँ पे किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है संदीप दीक्षित जी को हम लोग हायर करके लेके आ रहे हैं, क्या उनके कंटेंशन है, कब उनसे बहस करवानी है, कब उनको बोलना है, कब नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितने में पैसे फुल पेड लाना है, कितनी उनकी फीस है, ये सब चीज हमारा प्रॉब्लम है, नॉट योर्स। आप इस पे ध्यान दीजिए, डॉक्टर साहब कितना ले रहे हैं, कितना नहीं ले रहे हैं, कितना कंटेंशन नोट होना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, दैट इज योर प्रॉब्लम। हम डॉक्टर साहब के बारे में इस तरह की बातें नहीं बोलते हैं, एंड यू हैव नो राइट टू से लाइक दैट। आपको किसी ने नहीं रोका है कि आप उनके कंटेंशन नोट मत करवाइए। संदीप दीक्षित साहब ने यह कहा था कि आप चिल्लाते हो कि हमारे 4-4 वकील हैं, जब 4 डेट के लिए हायर किया गया था, उस टाइम की बात बता रहा हूं, लेकिन कोर्ट में बोलने वाला एक भी नहीं होता मेरे अलावा, ये शब्द थे उनके। हाउ कैन यू से लाइक दैट? आप तो उनके पास जाते भी नहीं हो, सपने में आके बोल देते हैं क्या पता नहीं, समझ में नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि आप मत कीजिए, इन सब चीज़ों मत पढ़िए, इस पर दिमाग हमें लगाने दीजिए। हम उनको हायर करके ला रहे हैं, कब बोलना है, क्या बोलना है, कितने में फुल पेड करना। अगर हम फुल पेड बोल रहे हैं तो उतने पैसे में फुल पेड करके लाना हमारी जिम्मेदारी, नॉट योर्स। ठीक है, तो आप इस पे दिमाग मत लगाइए। और बाकी सभी लोग, जो अमाउंट आपको बताया गया है, मैं अब आप सुनिए, जब जनरल के वकील 4-4 वकील चढ़ के आ रहे थे, मैं आपको वकील गिनाता हूं, आपके अपोजिट कितने वकील हैं गिनिए उंगलियों पे। HS परियार जी, असित चतुर्वेदी जी, प्रशांत चंद्रा जी, और उनके बाद अमरेंद्र त्रिपाठी जी, जनरल के 4 वकील। उसके बाद बुलबुल गोड़ियाल, सुदीप सेठ 2 मैटर पे, मतलब वो 6 वकील। ठीक है, ये 6 सीनियर लॉयर हैं जो आपके अपोजिट में खड़े हुए हैं। आप इस चीज को समझिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। ये 6 वकील ऐसे हैं जो आपके अपोजिट में खड़े हुए हैं, एंड यू हैव ओनली अ सिंगल एडवोकेट टू फाइट देम, और वो भी फुल पेड नहीं है आपके पास। जब हम फुल पेड की बात कर रहे हैं तो यू आर सेइंग कि वो तो फुल पेड ही नहीं होते। भाई ये हमारी जिम्मेदारी है ना, हम लेके आ रहे हैं उनको, आप क्यों उसमें टांग अड़ा रहे हो? जब हम कह रहे हैं हम फुल पेड लेके आएंगे, आप अमाउंट इतना इकट्ठा कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। हम आपसे नहीं कहने आएंगे ना कि भैया आप फुल पेड करा दीजिए उनको, वो फुल पेड नहीं हो रहे हैं, हम क्यों कहेंगे आपसे आके? तो आप उधर दिमाग क्यों लगा रहे हो? उधर दिमाग मत लगाइए, आप जितना है उतना उधर ही लगाइए। वॉट एवर यू हैव, कितना एक्सपीरियंस है कितना एक्सपीरियंस नहीं है, वी कैन सी, एंड वी आर इन्वॉल्व इन दिस 6800, एंड वी आर सीइंग ऑल ऑफ थिंग्स वेरी 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 डीपली। तो आप इन सब चीज़ों में ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें। ये मेरी आप चाहे रिक्वेस्ट समझें, चाहे कुछ भी समझें, XYZ,
मेरा लड़ने का आपसे कोई प्लान नहीं है। 6 वकील आपके अपोजिट में आ रहे हैं, उनसे फाइट करना है आपके वकील को। तो आपको अपने वकील को प्रिपेयर इसलिए करके आना चाहिए कि वो हमारा जो एक वकील है कम से कम 2 वकीलों में कन्वर्ट हो सके, वो अकेला खड़ा नजर नहीं आना चाहिए। इस चीज पे जोर देना चाहिए, ना कि इस चीज पे जोर देना चाहिए कि संदीप दीक्षित फुल पेड होंगे नहीं होंगे, उन्होंने क्या बोला। इस चीज पे जोर मत लगाइए, इस पे हमें दिमाग लगाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसकी बात करते हैं, जो अपना मैटर लगा हुआ है 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर को जो मैटर लगाया गया है उसमें देखिए हम लोग क्योंकि अभी जो उस दिन देखने को मिला हाई कोर्ट के अंदर, हमें साफ क्लियर नज़र आया, क्योंकि संदीप दीक्षित जी का संजय भसीन जी ने भरपूर सहयोग किया था। सरकार उस दिन हमारे साथ खड़ी नजर आई थी, लेकिन जैसे ही निकालने की बात आई सरकार बैकफुट पे बोली। वहां पे जब इंटरिम रिलीफ की डिमांड की गई, इंटरिम रिलीफ जब जज साहब देने को रेडी हुए, तो जनरल के कई सारे वकील चढ़ के आ गए एंड एक मतलब एकदम यूं जो पलड़ा था वो यूं हो गया। एंड क्योंकि आपके पास एक ही वकील था, उधर उतने ही सीनियर, आपने बहस देखी होगी चंद्रा साहब की, आप बहस देख रहे होंगे असित चतुर्वेदी जी की, आप बहस देख रहे होंगे अमरेंद्र त्रिपाठी जी की। तीनों के तीनों बहुत अच्छे लॉयर हैं, बहुत अच्छे सीनियर एडवोकेट्स हैं। उनसे लड़ने के लिए आपके पास और सीनियर्स होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो एक सुर में आपके लिए बोल सकें। और हमारी कोशिश ये है कि अगर पर्याप्त पैसा रहेगा तो हम इनके साथ साथ एक और सीनियर लॉयर ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं जो भी हायर हैं। इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर केस निपटाना है, नौकरी लेनी है, देखिए सिंगल बेंच से मैटर निकलने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये ना आप जान रहे हो ना मैं जान रहा हूँ, लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि हम नौकरी लेकर आगे बढ़ेंगे और इसी हिसाब से हम केस को लड़ रहे हैं। जब इंटरिम रिलीफ की बात आई तो वो आपके नौकरी के लिए बात थी कि आपको अपॉइंटमेंट मिल सके, और जो आपके अपॉइंटमेंट दिलवाने के पक्षों वकील हायर हुए हैं एंड दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, इट मींस यू हैव ओनली अ सिंगल एडवोकेट जो आपके लिए लड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत डीपली सोचना पड़ेगा। मैटर बहुत संजीदा है। अगर यहाँ पे मैटर आपके हाथ से फिसला, अगर एक भी सिंगल बेंच से ऑर्डर हमारे खिलाफ हुआ, तो डिवीजन बेंच में हमें लड़ना पड़ेगा। वहां पे आपको इससे दोगुना पैसा खर्च करना पड़ेगा जो यहाँ पे खर्च करना पड़ रहा है, ये ध्यान रखना। इसलिए सिंगल बेंच से ऑर्डर हमारे अपने फेवर में लेने के लिए बहुत बहुत बारीकी से लड़ना और बहुत ही सही तरीके से केस को सही दिशा में लड़ने की बहुत आवश्यकता है। आरोप प्रत्यारोप करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप 6800 में हैं तो। अगर आप 6800 में मैं जो भी दोनों साथी हैं हमारे, अगर वास्तव में दे फील कि संदीप दीक्षित बहुत अच्छी बहस कर रहे हैं, तो उनको जो अमाउंट हमने बताया है टारगेट लेकर सहयोग करवाना चाहिए। संदीप दीक्षित को उस पैसे में फुल पेड करना हमारी जिम्मेदारी है। आप करवाइए तो सही, लेकिन यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, इट मीन्स यू आर नॉट इन द फेवर ऑफ 6800। सिंपल। जिस दिन आपने बोला था कि 5 सितंबर को नौकरी हम दिलवा देंगे, हमारे लिए आप फेवर कराइए, पैसे इकट्ठे कराइए, हमने बिना सोचे समझे आपका फेवर कराया था। और ये बात हम अच्छे से जानते थे कि आप कभी ये नहीं कर पाओगे। आपने 90 दिन बोला था, आंखें बंद करके 90 दिन दिया था, क्योंकि हमें पता था आपके बस की नहीं है। तो अब जो हम कह रहे हैं, अब आप उस पर भरोसा कीजिए, ठीक है। उम्मीद ये करता हूं कि आप लाइव आकर जितने आपके सपोर्टिंग में हैं, जितने जो भी हैं, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए, उनको सपोर्टर्स को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। इवन ऑल ऑफ द सिलेक्टेड ऑफ 6800 नीड्स देयर जॉब।
तो सबके भले के लिए, 6800 के भले के लिए आपको संदीप दीक्षित को फुल पेड कराने में मदद करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करा रहे हैं, इट मीन्स कि आप नहीं फेवर कर रहे हैं, यू आर नॉट इन द फेवर ऑफ 6800। फुल पेड वो होंगे नहीं होंगे ये हमारा प्रॉब्लम है, हम करेंगे। जब हम पैसा बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप उधर दिमाग नहीं चलाइए, दिमाग वहाँ पे हम चलाएंगे, हमें चलाने दीजिए। आपके पास जो एडवोकेट्स हैं वहाँ पे आप दिमाग चलाइए, हम उनमें टांग अड़ाने नहीं जा रहे हैं, तो आप इधर टांग अड़ाने मत आइए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि प्रदीप मुझे ये ज़रूरत है, ससमय आप मांगिए, आपको हर चीज़ में हेल्प की जाएगी। अगर आप कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि वी आर नॉट स्टैंडिंग विद यू, जहाँ केस की बात आएगी, आयोग टीम हर तरीके से हर सपोर्ट के लिए खड़ी मिलेगी, बशर्ते उसमें 6800 के अपॉइंटमेंट की बात हो। अगर 6800 के अपॉइंटमेंट की बात नहीं होगा तो हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अब आप समझिए, देखिए अभी जो जिस तरीके से केस चल रहा है, हमने आपसे 12.5 लाख रुपए संदीप दीक्षित जी के मांगे थे। पिछले 3 डेट से हम लोग उन्हें 4.5 लाख रुपए देकर लेके आए, ठीक है। अगर हमारे पास उस टाइम पे 5.5 लाख रुपए एक बार में आ गया होता तो 4 डेट के लिए 5.5 लाख रुपए में हायर कर लिया गया होता, लेकिन हमारे पास नहीं आया, हमें पर डेट लाना पड़ा, इसलिए 4 डेट में हमें 6 लाख रुपए देना पड़ेगा। 50,000 रुपए का यहाँ पे लॉस है हमारा। दूसरी चीज, अब हम संदीप दीक्षित को फुल पेड अभी भी करने जाते हैं तो उन्हें पूरा अमाउंट 12.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। मतलब आप पर डेट पे हायर करके ला रहे हो और उसके बाद फुल पेड अगर हायर करना चाहते हो तो वो आपके पर डेट वाले पैसे विल नॉट बी कैलकुलेटेड एट एन स्टेज। तो हमें जो पैसा बताया गया है आप उतना पैसा करके दीजिए, संदीप दीक्षित आपको फुल पेड मिलेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं आएंगे इतने पैसे तो वो फुल पेड नहीं होंगे। इतने पैसे फुल पेड करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप वहाँ पे दिमाग नहीं लगाइए कि 10 डेटों में 15 लाख लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, वो हमारी प्रॉब्लम है, नॉट योर्स, ठीक है। उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं, अगर इतना पैसा आने के बाद हमें जो एक सीनियर की और कमी महसूस हो रही है उस दिन देखने के बाद, क्योंकि उन्होंने एक और सीनियर को ऐड किया, प्रशांत चंद्रा को। पहली बात तो ये मैं बता दूं, प्रशांत चंद्रा साहब जो हैं पहले हमारे फेवर में बहस करते थे, लोहा सिंह पटेल पर हायर किए गए थे और रिजर्वेशन के फेवर में बहस कर रहे थे। अब आज की डेट में रिजर्वेशन के अपोजिट जाके बहस कर रहे हैं, तो हम उनका अपोज कराएंगे नेक्स्ट डेट पे। सिंपल, जैसे माथुर साहब का अपोज कराया गया था वैसे ही हम चंद्रा साहब का अपोज कराएंगे। हम देखते हैं कैसे आके लड़ते हैं केस में वो। मतलब ये बहुत सही है कि आप पहले एक बंदे ने किसी के लाठी मारी, पहले जिसने लाठी खाई उसके साथ आप खड़े थे कि नहीं तेरे गलत लाठी मारी गई है। अब वो बेचारा कमजोर पड़ गया, उसके पास पैसा नहीं था, तो आप उसके साथ जाके खड़े हो गए कि नहीं तूने सही लाठी मारी थी। ये एडवोकेसी रूल्स नहीं होते हैं, तो हम इस चीज का विरोध कराएंगे नेक्स्ट डेट पे। अगर हम नहीं करा रहे हैं तो कम से कम इतना तो शर्म कर लें, जो हमारे साथ लड़ रहे हैं वो इस चीज का वो भी अपोज कराएं, इतनी शर्म होनी चाहिए कम से कम। चंद्रा साहब अगली डेट पे बहस नहीं कर रहे होने चाहिए जनरल की तरफ से, सिंपल, ठीक है। उसके बाद चढ़ने के लिए आपके पास और वकील होने की आवश्यकता है। अगर पैसे आएंगे तो लड़ा जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी को किसी तरह की ये शंका हो कि आयोग टीम अभी पैसे अभी भी पारदर्शिता नहीं दिख रही हो, तो वो मुझे बेधड़क कांटेक्ट करें, आयोग टीम के किसी मेंबर को कांटेक्ट करें। आपको हिसाब टाइम टू टाइम डाला जा रहा है, सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है, एडवोकेट्स की पर्चियां शेयर की जा रही हैं। ऐसा कोई भी एडवोकेट नहीं है हाईकोर्ट के अंदर, ये भी जान लीजिए, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो और वो स्लिप देने से मना कर दे, ऐसा कोई एडवोकेट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स हैं उनके अंडर आता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट भी शॉप से, आपको हक है उसका भी बिल मांगने का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। आप कोई भी सर्विस ले रहे हो उसका आप बिल ले सकते हो, बिल लोगे, देना पड़ेगा उसको। तो जितने भी वकील हायर किए गए हैं आप भी उनकी स्लिप डालें।
कितना पेमेंट किया गया है, या नहीं डालें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपना हिसाब दे रहे हैं, जिससे आपके मन में कतई ये नहीं आना चाहिए कि हाँ हम पारदर्शिता नहीं दिखा रहे हैं। हमारे वकील जो भी आ रहे हैं हम आपको स्लिप देते रहेंगे, सिंपल, आपको हिसाब मिलता रहेगा। अगर आपको हिसाब में किसी को भी कोई दिक्कत हो, बेहिचक टीम के किसी भी सदस्य से कांटेक्ट करें। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये तो हुई यहाँ तक की बात। आगे जो हम लोग इस केस में जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेट अब लग रही है 14 तारीख से, और उम्मीद करते हैं कि केस अब जल्दी निस्तारण की तरफ बढ़े। ये उसमें जो भी सहयोग अभी तक किए गए थे, ठीक है, आगे की डेट जितनी भी आती जाएंगी वो उतने ही इम्पोर्टेंट होते जाते हैं, क्योंकि आपके पास अभी तक एक भी फुल पेड एडवोकेट अभी तक नहीं है। इस चीज़ को भी समझिए, कोई फुल पेड एडवोकेट नहीं है आपके पास। इवन इफ एनीबॉडी इज सेइंग कि उनके पास फुल पेड है, नहीं है। राकेश चौधरी साहब एडवोकेट हैं, वो सीनियर नहीं है, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको फुल पेड वकील की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। नौकरी की चाहत रखते हो तो इस बार टूट पड़ो सब लोग, और 1000-2000 वाला मत करो, 500 वाला मत करो, 3000, 4000, 5000 जो भी जिसकी क्षमता हो वो सहयोग करे। पैसा भरपूर हो जाएगा, ये मना कर दिया जाएगा। स्टेटमेंट टाइम टू टाइम डाला जा रहा है, स्क्रीनशॉट डाले जा रहे हैं, सबको पता चल रहा होगा कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप सब लोग इंश्योर कीजिए। केस को निकालने की इंश्योरिटी हम लोग तय करते हैं। इसके बाद देखिए, जब भी आप कोई मैटर लड़ रहे होते हो, कोई भी मुकदमा लड़ रहे हो कोर्ट में, दो ही बाजू होती हैं, आप जीतते हो या हारते हो। सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% की होती है। लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। कोर्ट चलता है लीगलिटी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और आपके क्या क्या एविडेंसेस हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे रेशियो 50-50 की बजाय 60-40, 30-70 या फिर 20-80 या फिर 10-90 ये भी हो सकते हैं रेशियोज। उसी अकॉर्डिंग आप अपने केस को लड़ते हो। तो यहाँ पे या तो देखिए, कभी कभी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। प्रोबेबिलिटी ये होती है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप जीते हुए केस भी निकल जाते हैं हाथ से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंसेस, या फिर लैक ऑफ मनी, या फिर लैक ऑफ एडवोकेट्स, कुछ भी हो सकता है, ब्ला ब्ला। वो तो इंश्योर करें कि इन सब चीज़ की कमी ना हो। अब उसके बाद हम लोग आते हैं जो ATRE एंड ब्ला ब्ला एंड एवरीथिंग जो भी चिल्लाए जाते हैं। ATRE जो भी मुद्दा है, डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर है 90 और 97 कट ऑफ वाला, उसमें क्लियर बोला गया है कि ATRE इज नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, एंड ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। और मैं देखिए अभी चीज़ों को नहीं ओपन करना चाहता कि किस बेस पे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं केस को, वो मैं ओपन नहीं करूँगा। लेकिन मैटर, बहस का मुद्दा है, ये बहस का मुद्दा है, इस पे बहस हो रही है और इस पे लड़ा जाएगा। देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि यहाँ पे ये समझ लीजिए गवर्नमेंट ने एक तरीके से आपके फेवर में ATRE पे अभी तक बहस नहीं करी है, इसको भी आप समझ लीजिए। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट भी आपके फेवर में सेम बहस करे जो आपका एडवोकेट बहस कर रहा है। तो कुछ चीज़ें और हमने एडिशनल की हैं इस बार, वो आपको अगली डेट पे देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ों को ऐड किया है और सब देखिए अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को अपने समझ से, अपने सब लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी की बातों में आ सकता है या किसी को कोई बहला फुसला सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सभी लोग अपने विवेक के अनुसार कहाँ किसकी किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उस अनुसार अपना काम करें और सहयोग करें। हर चीज़ की आपको पारदर्शिता दी जाएगी। इस बार मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए मैं आज ही लखनऊ से पहुंचा हूं दिल्ली। 2 दिन तक मैंने कोई फ़ोटो सेशन नहीं किया आपके सामने। एक दिन हाईकोर्ट में डाले थे 2-4 फ़ोटो, उसके बाद मैंने कोई फ़ोटो सेशन नहीं किया। तो प्लीज़ दिखावे पे मत जाइएगा, नहीं, या फिर मैं दिखावा नहीं कर सकता, ये कह लीजिए।
दिखावा आपके सामने हुआ भी है बहुत पहले, तो नतीजा सामने आ जाता है, लेकिन मैं दिखावा नहीं कर सकता। अभी भी हमारी टीम के सदस्य सुयश मौर्य जी लखनऊ में है, किसी काम से इसी से हैं, मैं ये भी बता दूं, लेकिन उनको भी मना किया गया फोटोबाजी ना करने के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कि हम लोग किस से मिल रहे हैं, किस अधिकारी से, क्या हम लोग जाके बोले या किस बोले। कुछ लोग ये बोलते हैं अधिकारियों से नहीं मिल रहे हैं, तो अधिकारियों से हमसे ज़्यादा नहीं मिल सकता कोई शायद, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका भी हम फोटो सेशन करें, क्योंकि हम पे कुछ चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट देनी होती हैं या लेनी होती हैं वहाँ से। कल को कोई उठ के पहुँच जाए, हाँ, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ करते भी हैं। जैसे मनोज जी राहुल उस दिन गए थे, उन्होंने किया, क्योंकि वहाँ पे जनरल इंक्वायरी के लिए गए थे। जनरल इंक्वायरी के लिए जहाँ पे जाया जाता है वो दे दिया जाता है, उसका फ़ोटो डालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जहाँ से संजीदा चीज़ें निकलनी होती है उसका नहीं डाल सकते ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे सब लोग। और मैं एक बार आपके कमेंट भी ले लेता हूँ। देखिए, गलत कमेंट मत करो कोई भी, कोई गलत कमेंट मत करो किसी के लिए। देखिए, मैंने जो भी बातें बोली हैं पीछे, वो हकीकत है, उसमें किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ, वो हकीकत बेस्ड है। अगर किसी को ये लगे कि टारगेट किया जा रहा है, टारगेट नहीं किया है मैंने सिर्फ उनके जो भी ऑडियो था उसके रिप्लाईज किए हैं। देखिए, कोर्ट होता है, कोर्ट में सभी जो भी लड़ रहे हैं, और वहाँ पे अगर लड़ रहे हैं तो कुछ न कुछ फैक्ट उनके पास होते हैं, तभी लड़ रहे हैं, अदरवाइज नहीं लड़ सकते वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते हो। अगर बार बार बना सकते हो तो फिर कौन लोग होंगे जो बनने वाले होंगे, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी हमारी टीम के साथी हैं, आयोग टीम के साथी, लगातार आप सभी लोगों के कांटेक्ट में हैं, वो लिस्ट बना रहे हैं कौन कितना साथी सहयोग कर सकता है, या बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। हमारे लालू भाई हैं, हमारे लालजी भाई हैं, प्रशांत जी हैं, राम पूजन हैं, पवन शाक्या हैं, सुमन जी हैं, अन्नू जी हैं, सुयश मौर्य जी हैं, शिरीष मौर्य जी हैं रायबरेली से, ठीक है, और उसके बाद धर्मेंद्र मौर्य जी हैं। ठीक है, तो जो भी तमाम साथी हैं वो बहुत लगन से काम कर रहे हैं। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी वो लोग बोल रहे हैं उसको प्लीज़ सहयोग करें हर चीज़ में, क्योंकि यहाँ कोई भी एक भी ऐसा काम ऐसा नहीं किया जाएगा जो हमारे फेवर में ना हो। और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री जब तक हमें रिप्लाई नहीं मिलते हैं तब तक हम उस पर कदम नहीं आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ को 4-4 जगह से वेरीफाई करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी काम, क्या बोलते हैं उसको, जल्दबाजी में नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो भी बोल रहे हैं आप सभी लोग उनका सहयोग करें, क्योंकि मैं रेगुलर कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ, सभी से बात नहीं कर सकता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, अच्छा, उत्तरकुंजी मामले में भैया बोल रहे हैं, उत्तरकुंजी मामले में देखिए मैं उसको बता देता हूँ। उत्तरकुंजी मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें अभी तक ये हुआ था कि सरकार से पहले डेटा मांगा गया था कि कितने क्वालिफाई कैंडिडेट्स कर रहे हैं, उनका डेटा दीजिए। तो उन्होंने कुछ डेटा दिया था 3,000 के आसपास शायद। उसके बाद गवर्नमेंट से द्वारा डेटा मांगा गया कि पिटिशनर कितने हैं हाई कोर्ट में ए ग्रुप के, वो डेटा मांगा गया, फिर भी इन्होंने गलत डेटा दिया, 5,000 कुछ का डेटा दिया था। तो लास्ट हियरिंग में जो कोर्ट में हुआ है वो ये हुआ है कि जो भी पिटिशंस दी थी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की सरकार ने, उसमें बहुत सारी पिटिशंस को छोड़ दिया था जो ए ग्रुप की थी। तो सरकार को ये बोला गया है कि ए ग्रुप की जितनी भी पिटिशंस है आप उनको छोड़िए मत, क्योंकि कुछ लोग आईए के थ्रू वहां पर जुड़ गए थे जिनकी पिटिशन छोड़ी गई थी। उन्होंने कोर्ट को कन्वेंस किया कि हम लोगों को छोड़ दिया है, इनसे द्वारा डेटा मांगिए और पूरा डेटा मांगिए ए ग्रुप का। तो उनसे द्वारा डेटा मांगा गया है, उसमें यह भी मांगा गया है कितने याची हैं आपके पास और कितने मिनिमम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 1 नंबर पाने के बाद नौकरी पा रहे हैं, उनकी संख्या दीजिए। तो ये सारे डेटा मांगे गए हैं, वो भी फाइनल होने की तरफ है, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि नो को फाइनल होगा। वो देखते हैं बाकी क्या होगा, 1-2 डेट लग सकती है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी हो भी सकता है फाइनल हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है ज़्यादा कि 1-2 डेट लग सकती है, क्योंकि अभी डेटा मांगा गया है, डेटा आएगा, हो सकता है उसमें भी छोड़ दें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं उसमें। अगर उसमें भी छोड़ देंगे तो फिर और कोई आईए से जाके जुड़ जाएगा, तो अभी उसमें ये चीज़ें होना बाकी हैं।
अभी कट ऑफ डिसाइड होनी है वहाँ पे कि 6800 के बाद की कट ऑफ डिसाइड होनी है या 6800 से पहले की कट ऑफ डिसाइड होनी है, क्योंकि सरकार ने अभी तक थर्ड काउंसलिंग की कोई जिक्र नहीं किया वहाँ पे। तो ये भी मैटर थोड़ा डिसाइड होना है, तो मुझे लगता नहीं एक डेट का मैटर है वो। ठीक है, ये तो रहा आंसर की के लिए। लेकिन हम लोग क्योंकि वहाँ पे जनरल वालों को कुछ नहीं मिलने वाला आंसर की पे, इसलिए जनरल वाले भी हाथ पैर फेंक रहे हैं कि पुरानी कट ऑफ को मान किया जाए। लेकिन सरकार ने जो सरकार की वकील थी ऐश्वर्या भाटी जी, उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में इस मुद्दे को रखा कि माय लॉर्ड, हम लोग 6800 भर्ती करने जा रहे हैं, 6800 को भी हमें भर्ती करना है अभी। इस बात को उन्होंने पिछली डेट पे रखा था। तो उनके कहने का पर्पज यही था कि हम 6800 को कंसीडर करने के बाद कट ऑफ को वैलिड करना चाहते हैं। अगर वहां से वो कट ऑफ वैलिड होती है तो जनरल के किसी भी कैंडिडेट को नौकरी नहीं मिलेगी आंसर की मैटर के थ्रू। इसलिए वो लोग अपने अलग से वकील खड़े करके वहां पे लड़ रहे हैं, और वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उनके याचियों की डिमांड कर रहे हैं रिलीफ की। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच के ऑर्डर को सही मान रही है। तो देखिए क्या होता है अगली डेट में। और हमारे मैटर पे हम लोग पूरी दमदारी के साथ 14 तारीख को उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अभी हमारा मुझे लगता नहीं है कि उससे पहले कुछ आ पाएगा आंसर की मैटर पे। लेकिन इस बार हम लोग फुल पेड वकील के साथ उतरेंगे, संदीप दीक्षित को फुल पेड लेके आएंगे। इसमें आप सभी लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। 500,000 वाले साथी बिल्कुल भी अब इस चीज पर ना रहें कि हमें 500,000 करना है। 3,000 4,000 सभी साथी सहयोग करेंगे तभी उनको लाया जा सकता है। हर पैसे का 1-1 रुपए की पारदर्शिता के साथ आपको हिसाब दिया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि ये पैसा यहाँ पर गलत किया गया या फिर नहीं हिसाब दिया गया, बेधड़क कॉन्टैक्ट करें। इसकी जिम्मेदारी हमारी टीम की है। ठीक है, इसी के साथ मैं और 1-2 कमेंट पढ़ लेता हूँ। माधुरी पाल जी लिख रहे हैं अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें प्लीज़ भाई। बिल्कुल, देखिए सभी लोग जितने भी आपके जानने वाले हैं, ये सिर्फ एक टीम का आयोग टीम के सदस्यों की नौकरी नहीं है जो सबको कॉल कर रहे हैं। सभी की नौकरी है। जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं, कम से कम 10 से 10 लोगों से सहयोग कराएं। इस सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर नहीं कराएंगे तो हम लोग बैक फुट पे जा रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं। मैटर बहुत संजीदा हो गया है। एटीआरई मैटर काफ़ी संजीदा मैटर हो चुका है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर जरा सा भी चूक होती है तो बहुत हमारे लिए नुकसानदेह होगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को सबके समझना पड़ेगा। अमित वर्मा जी स्टेटमेंट लगातार डाली जा रही है। अमित वर्मा जी आप सोशल मीडिया पे देखिए, रोज़ाना जारी की जाती है। ठीक है, और मैं कमेंट देखता हूँ। धरना टीम से ही हम 6800 को सबसे ज़्यादा खतरा है, राहुल शर्मा जी लिख रहे हैं। देखिए कुछ चीज़ें पूर्व में गलत हुई हैं। फिलहाल तो उन्होंने कोई मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ किया है। अगर कर रहे हो नेक्स्ट डेट पे तो प्लीज़ बी अवेयर, आप ऐसा ना करें। अगर आपको कुछ भी लगे तो प्लीज़ आप कभी भी कॉल कर लें मुझे। सही राय चाहिए तो आप मुझसे ले लें, लेकिन कुछ भी गलत कदम ना उठाएं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। गुलाब चंद शर्मा जी आईए के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आंसर की से हो सकता है। देखिए इस चीज़ पे हम लोगों ने विचार किया था कि आईए के थ्रू हम लोग अगर आंसर की में जुड़ सकते हैं। देखिए क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है डिवीजन बेंच का या सिंगल बेंच का, जो राजेंद्र रॉय साहब का ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर है, उसमें ये बोला गया है कि 69,000 के ऊपर आप भर्ती नहीं कर सकते। एक पद पर 2 लोग नहीं रह सकते हैं। डिवीजन बेंच ने उसको अपहोल्ड किया है कि 69,000 के एक्सेस में आप भर्ती नहीं कर सकते। वहीं अपोजिट में आंसर की का जो मैटर है उसमें 69,000 के एक्सेस में भर्ती करने का आदेश किया गया है, जिसको सरकार ने एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग जो ऐश्वर्या भाटी जी ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन जज साहब ने एंटरटेन करने का ऐसा कुछ भी हाँ हूँ नहीं किया है। तो हम लोग अभी इस तारीख को देखना पड़ेगा। वहाँ पे जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं उसमें, क्योंकि अगर उन्होंने एंटरटेन करने से मना कर दिया या फिर वहाँ से संभावित ऑर्डर जो डिवीजन बेंच का है वही अपहोल्ड कर दिया उन्होंने, तो एक्सेस में भर्ती अपने आप हो जाएगी। या फिर वो अगर उसको एक्सेस में भर्ती नहीं करते तो उनको पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं क्या आता है ना। लेकिन अगली डेट में मुझे लगता नहीं है कि वो फाइनल होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि सभी साथी बातों की गंभीरता को समझेंगे, केस की गंभीरता को समझेंगे, अपनी नौकरी की गंभीरता को समझेंगे, क्योंकि ये नौकरी आपको जनवरी के 1-2 महीने के अंदर मिल जानी चाहिए थी। 10 महीने पहले बैक हो चुके हो।
अब ऐसा कुछ भी ना कोई करे जिससे और अगले 10 महीने बैक हों। ठीक है, सभी से यही उम्मीद है कि आप अपनी नौकरी के लिए सभी लोग ला लेते हैं और उसी हिसाब से आप आगे कदम उठाएंगे। इसी के साथ मैं अपना लाइव ख़त्म करता हूँ। एक और मैं शुभम वर्मा जी लिख रहे हैं, भाई अगर ऐसी से 1 नंबर बढ़ता है तो सीट बैरियर टूट जाएगा। बिल्कुल हो सकता है कि वो केवल याची के लिए बोले, देखते हैं क्या ऑर्डर आता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम उसके बेस पे अपना करा लेंगे यहाँ पे। बाकी देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी सॉल्व वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ अपना लाइव में ख़त्म कर रहा हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।